हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे एग्जाम्स 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि रेलवे एग्जाम्स 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला पॉइंट हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीत लिया है। आयोजन दोस्तों इसका नई दिल्ली में किया गया। विजेता टीम की बात की जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रही, जिस टीम की कप्तान स्मृति मंधाना थी। उप विजेता की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स रही, और जिस टीम की कप्तान दोस्तों मेग लैनिंग थी। संस्करण ये दूसरा था और इसमें कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। थोड़ा सा नोट देखेंगे आप लोग दोस्तों। महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के विजेता टीम की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस है, और महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के उप विजेता टीम की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स है। सारे फैक्ट आप पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज रखेंगे। क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए सुपर हैं ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा मुंबई ने। किसने? मुंबई ने। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा दोस्तों, विजेता की बात की जाए तो मुंबई क्रिकेट टीम रही, ये 42वां खिताब है। उप विजेता की बात की जाए तो विदर्भ रहा। मुंबई टीम के कप्तान की बात की जाए तो अजिंक्य रहाणे थे, और विदर्भ टीम के कप्तान की बात की जाए तो अजय वाडेकर थे। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा डेनियल कोलिंस ने। किसने? डेलियन कोलिंस ने। एक ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे सुपर लगाए गए हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। एक बात हम बता देना चाहते हैं दोस्तों, रेलवे एग्जाम 2024 का पूरा PDF हमारे द्वारा दोस्तों कंप्लीट कर लिया गया है, जिसमें आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस एंड विविध का चैप्टर आएगा, पूरा आपका GS यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 26 PDF में पूरी तरह से कवर किया गया है। करंट में दोस्तों हम लोगों ने 2023 से स्टार्ट किए थे, और 2024 में दोस्तों हम लोगों ने रिसेंटली 2024 तक के करंट को भी पूरी तरह से अपडेट कर दिए हैं अपने PDF में, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा हरेंद्र सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो विराट कोहली हैं। और दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा शरत कमल। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, करंट के क्वेश्चन है जिनको अब तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ होगा। तो बीजिंग चीन में होगा। आगामी खेल प्रतियोगिता से दोस्तों सुपर क्वेश्चन है। यहाँ पे बीजिंग ध्यान दीजिएगा, आपका एग्जैक्ट लोकेशन है, इससे भी पूरी तरह से अपडेट रहें, ताकि अगर ऑप्शन में यही आए तो ना क्वेश्चन आपके मिस हो और ना ही आप लोगों को एग्जाम में तुक्का लगाना पड़े। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा। तो ये टोक्यो जापान में होगा। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो जनिक सिनर ने जीता, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट, यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो जर्मनी ने। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है,
15वें आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। आयोजन दोस्तों इसका दक्षिण अफ्रीका में किया गया। विजेता इसमें ऑस्ट्रेलिया टीम रही। उप विजेता की बात की जाए तो भारत रहा। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान इसमें हुइस विबजेन थे और भारतीय टीम के कप्तान दोस्तों उदय शहारन थे। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी के सीईओ कौन बने? तो रघुराम अय्यर हैं। अब इसी के साथ देखेंगे अध्यक्ष यानी भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में दोस्तों सीईओ रघुराम अय्यर हैं और भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओसी की दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा है। ध्यान रखेंगे दोनों क्वेश्चन। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों जिनको अब तक हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले रेलवे एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। आपके एग्जाम में दोस्तों अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके पूरे जीके के पोर्शन से यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से, आपको मिससेलेनियस यानी विविध के चैप्टर जो कि पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है आपके एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल दोस्तों 26 पीडीएफ में हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं या जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। सेकेंड पीडीएफ दोस्तों जो हमारे द्वारा अभ्यर्थी को दिया जा रहा है कंबाइंड पीडीएफ है। इसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया है। पीडीएफ है बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। पेड फीस इसकी भी 100 रुपये रखी गई है। ये पीडीएफ दोस्तों हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पूरी तरह से रेडी हो गया है। अभ्यर्थियों को देना स्टार्ट कर दिया गया है। पेड फीस इसकी 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। और ये पीडीएफ दोस्तों हमारा जो कि एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 का पूरी तरह से क्लियर कर लिया गया। ध्यान रखेंगे 25 पीडीएफ में इसको पूरी तरह से कवर किया गया है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। बहुत सारे दोस्तों सीटें आपके पीडीएफ में साइंस से लगाई गई हैं। क्वेश्चन ये कहाँ से है दोस्तों? जो आपके विटामिन से दोस्तों रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जानते हैं, सुपर टॉपिक आप कह सकते हैं, यहाँ से बराबर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों सीट यहाँ पे लगा दी गई जिसमें रासायनिक नाम के साथ साथ कमी का प्रभाव यानी कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये भी शामिल कर लिया गया है, ताकि अगर आप लोग इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर कैल्सीफेरॉल। अब पहले विटामिन के नाम है दोस्तों, फिर रासायनिक नाम और फिर कमी का प्रभाव। सबसे पहले विटामिन ए है जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी होती है, सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट विटामिन बी1 की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम रिबोफ्लेविन होता है और इसकी कमी से दोस्तों किलोसिस नामक रोग होता है। नेक्स्ट विटामिन बी6 की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता और चर्म रोग जैसे होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला क्या है दोस्तों हमारा विटामिन बी12 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन सी आप जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हजारों बार पूछा गया है। इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। उसके बाद है दोस्तों विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी। और लास्ट है दोस्तों विटामिन के जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता। डायरेक्टली क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया, आप लोग जानते होंगे। तो इतने यहाँ से आप लोग अपडेट रखते हैं दोस्तों, तो कोई भी क्वेश्चन आते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मदुरई तमिलनाडु में। ध्यान दीजिएगा एग्जैक्ट लोकेशन भी हमारे द्वारा डाल दिया था और ऑप्शन में ऐसे बराबर पूछे जाते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या दोस्तों? मिससेलेनियस का ट्रेंडिंग टॉपिक है, सुपर टॉपिक है आपका भारत के महत्वपूर्ण इमारतें और जो मंदिर हैं। डाकली लोकेशन से क्वेश्चंस, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलेश्वर मंदिर, ये डाकली पूछाते दोस्तों। तो इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से अपडेट है। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा मदुरई तमिलनाडु में। अब एक तरफ भारत के प्रमुख इमारतों एवं मंदिरों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ स्थिति यानी हमें लोकेशन बताने हैं। सबसे पहले दोस्तों अजंता एवं एलोरा गुफा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है।
एग्जैक्ट लोकेशन पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। शांति निकेतन कहाँ पे है दोस्तों, तो वीरभूम पश्चिम बंगाल में है। सांची का स्तूप बार बार पूछा ही जाता है, रायसेन मध्य प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा में है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, सूर्य मंदिर जिसे काला पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ये कोणार्क ओडिशा में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। सोमनाथ मंदिर की बात की जाए तो गिर सोमनाथ गुजरात में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलाश मंदिर दोस्तों एलोरा महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की बात की जाए तो नासिक महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर दोस्तों माउंट आबू राजस्थान में है। ब्रह्मा मंदिर की बात की जाए तो पुष्कर राजस्थान में है। कुछ भी आप लोग मिस नहीं करेंगे, वो हर टॉपिक जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं हमारे द्वारा पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है। अगला दोस्तों रामेश्वरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर जो हमारा क्वेश्चन था मदुरई तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। और नटराज मंदिर दोस्तों ये चिदम्बरम तमिलनाडु में है। जो क्वेश्चन कुछ सेम हो सकते हैं उनको एक साथ सेट करने का प्रयास किया है ताकि याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो। वेंकटेश्वर मंदिर की बात की जाए तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। वैष्णो देवी मंदिर आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में है। और लास्ट दोस्तों खजुराहो मंदिर जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश में। इतना आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है। नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है हमारा। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल रेलवे एग्जाम 2024 हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों पूरा पीडीएफ आपका कंप्लीट हो ही गया है। एसएससी एमटीएस एग्जाम इसका भी कंप्लीट कर दिया गया है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, तो आर्टिकल दोस्तों 108 है। क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, पॉलिटी से आया। आर्टिकल से पूछा गया दोस्तों, सीट लगी हुई। तो इसमें आर्टिकल से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए और भी दोस्तों पॉलिटी के मोस्ट क्वेश्चंस को इसमें कवर करने का प्रयास किया गया है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सुपर है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूट होकर इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर करेंगे। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 108 में। पहले क्वेश्चन से शुरू कीजिए। क्या है, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो अनुच्छेद 75 है। नेक्स्ट, महान न्यायाधीश यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का प्रथम विधि अधिकारी ने कहा जाता है कि नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो अनुच्छेद 76 कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो अनुच्छेद 123 है। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, तो अनुच्छेद 280 है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िए। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 368 है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है, तो अनुच्छेद 51 का है। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, वित्तीय आपात की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 360 है। और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, तो अनुच्छेद 85 है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई, तो ये ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, संविधान में वर्णित संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई, तो ब्रिटेन से। वह संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लेगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। और भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका से। चारों क्वेश्चन जो स्रोत है दोस्तों विदेशी आप लोग जानते होंगे, सुपर है, ये ध्यान दीजिएगा। अब 4 क्वेश्चन एक साथ और देखेंगे। पहला है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, 1956 में। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, 1953 में। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली थे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो 73वां संशोधन था जो कि 1992 में किया गया था। दाखिले ये भी बन जाता है 73वां संशोधन कब होता है, 44वां, 42वां, 86वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो 56वां संशोधन था जो कि 1987 में किया गया था। फिर देखेंगे किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई, तो 52वां संशोधन था जो कि 1985 में किया गया था। और अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संशोधन द्वारा हुआ, तो 65वां संशोधन था जो कि 1990 में किया गया था। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सेंसस 2011 यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। देखिए सीट आपकी लगी हुई है।
इसी में से दोस्तों सेंसस से क्वेश्चंस बनते रहते हैं और रिपीट होते हैं। हाल ही में जीडी हुआ दोस्तों, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे तो 2011 जनगणना से रिलेटेड दोस्तों जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं पूरी तरह से आपके कवर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना, करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पहले क्वेश्चन से देखिएगा आप लोग, क्या है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ए टू जेड चीजें कवर की गई हैं, सब कुछ कवर कीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। अगला है, जनगणना संघ सूची का विषय ध्यान रखेंगे। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान की 7वीं सूची में वर्णित है, आप लोग जानते होंगे। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। शिक्षा की सूची का विषय आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ये आपसे जुड़ा हुआ है। पुलिस व्यवस्था, राज्य सूची का विषय बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट इसे में देखेंगे, जनगणना संघ सूची का विषय जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 246 में है, ये भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट पॉइंट, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 2011 की जनगणना का आदर्श वक्त तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। अब चलिए बेसिक चीजें थी, अब जो डाटा निकल के आए जनगणना से उसको आप लोग देखिए। पहला पॉइंट क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं, तो 640 जिले। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो थाने जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसी के साथ देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो दिबांग वैली है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य तो बिहार है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 1000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या कितनी है, 943 है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर तो 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो 82.14% और महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो 65.46% है। अपडेट रहेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य वो केरल है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य वो बिहार है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो लक्षद्वीप है। और जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादरा और नगर हवेली है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 1980 से लेकर 1985 तक, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन कहाँ से, पंचवर्षीय योजना आपका सुपर टॉपिक। आप जानते हैं टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। तो सबसे पहले हम छठी पंचवर्षीय योजना के कुछ दोस्तों यहाँ पे आंसर देंगे, उनके एक्स्ट्रा फैक्ट को जोड़कर। उसके बाद में हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना से A to Z सारे फैक्ट उठाएंगे जितने हमारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना तक को पूरी तरह से यहीं पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन की कीमत समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात की जाए तो 1980 से 1985 तक थी, जो कि हमारा आंसर है। इसने ध्यान दीजिएगा मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया था। एक एक कॉन्सेप्ट से कई क्वेश्चन निकलते हैं, इसलिए मैं रिवीजन पर फोकस करवाता रहता हूँ, पीडीएफ के बारे में आपको बताता रहता हूँ। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिव रमन समिति की सिफारिश पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखेंगे कौन सी पंचवर्षीय योजना के अधीन दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब, 1982 में। कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो शिव रमन। सब कुछ ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे। अब चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से आप लोग स्टार्ट कीजिए। ध्यान देंगे, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करते हैं।
प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल की बात की जाए हेरा डोमल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। नोट देख लेंगे दोस्तों। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना। ये सब पलट पलट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपडेट रहेंगे आप लोग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखिए दोस्तों, समय अवधि 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। मॉडल की बात की जाए तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। उद्देश्य था औद्योगिक विकास। नोट देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर क्रमशः लगा हुआ, ध्यान देंगे, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। ये भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िए तृतीय पंचवर्षीय योजना की ओर। ध्यान देंगे दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना उद्देश्य की बात की जाए तो आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। अब पॉइंट देखेंगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही। यही इतना क्वेश्चन बार बार बन जाता है, इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है, जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश, मोस्ट नोट क्वेश्चन, कब कब 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी। और इस अवधि में दोस्तों 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी, हजारों बार पूछा गया है। और हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए चौथी पंचवर्षीय योजना की ओर हम लोग चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना मॉडल था DR गाडगिल मॉडल। मुख्य उद्देश्य देखेंगे तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। 3 क्वेश्चन यहाँ से सुपर निकलते हैं। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो चौथी पंचवर्षीय योजना ही है। और किस पंचवर्षीय योजना में इसरो, आप लोग जानते हैं इंडियन दोस्तों स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ध्यान रखेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ, हजारों बार पूछा गया है, का नारा दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना ही है। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना को केवल 4 वर्ष ही चली थी दोस्तों? तो वो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना है। और किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई? तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा, छठी पंचवर्षीय योजना देखिएगा। जो हमारा क्वेश्चन था, सारे फैक्ट वहीं पे कवर है, केवल 2 पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले समाधि 1980 से 85, मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। 2 क्वेश्चन और देख लीजिए। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान को समाप्त करके की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना। और किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ? तो भी छठी पंचवर्षीय योजना। 7वीं देखेंगे, समाधि थी 1985 से 1990 तक। मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। 1 पॉइंट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना दोस्तों राजीव गांधी के कार्यकाल में शुरू हुई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना है। 8वीं देखेंगे आप लोग। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समाधि थी 1992 से 1997। मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। अब एक क्वेश्चन देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि 1993 में शुरू की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 9वीं देखेंगे, समाधि थी 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समाधि थी 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्ष तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना की ओर हम लोग चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना समाधि 2007 से 2012। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 1 पॉइंट देखेंगे दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ? वो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं देखेंगे, समाधि था 2012 से 2017। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम समावेशी एवं सतत विकास। इसके बाद आप लोग जानते हैं दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी, पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई। अब थोड़ा सा बेसिक चीजें देख लेंगे आप लोग। पहले देखिए नोट, योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, यही इतना कॉन्सेप्ट हजारों बार पूछा गया है। 15 मार्च 1950 को गठित किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे डेट के साथ। और योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, जैसा कि दोस्तों हमारा वित्त आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य की लोक सेवा आयोग हो गए, निर्वाचन आयोग, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। लेकिन जो हमारा दोस्तों योजना आयोग है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। बार बार पूछा था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे दोस्तों, हम लोग PDF के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया दोस्तों, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों?
जनरल साइंस से तो सीट लगी हो मोस्ट मतलब क्वेश्चंस की दोस्तों आप लोग पूरी तरह से इसे अपडेट करेंगे, सब कुछ पीडीएफ में मेंशन है। पहला है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो कैलोरी में। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। नेक्स्ट, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। और परमाणु बम का सिद्धांत किस प्रक्रिया पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर। आगे बढ़िए, 4 क्वेश्चन एक साथ देखिएगा। पहला है प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। और रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, हेनरी विकरल ने। एक साल लगा दिया था दोस्तों उस टॉपिक को चुन के जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ताकि पूरी तरह से दोस्तों आप लोग अपडेट हो सकें। उसके बाद में उसी क्वेश्चन को एक बार डाल के सीट लगाई जाती है कि वहां पे पूरी तरह से रिवाइज हो सके। ध्यान दीजिएगा, 2 तरह से हमारे द्वारा क्वेश्चन को ट्रेंड में डाला जाता है, ताकि कहीं से कोई भी टॉपिक मिस ना हो। हर तरह से दोस्तों आप लोग पूरी तरह से मेच्योर हो सकें। अगला क्वेश्चन क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का। और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी प्रयोग की जाती है, तो वो दोस्तों हीलियम है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख से ही हो जाती है। पेसमेकर का संबंध है हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या है, तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। और रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, किडनी में। आगे देखिए, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को तो डायलिसिस कहा था, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यकृत के द्वारा। और शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना या ऑक्सीजन ले जाना। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं, अस्थमज्जा में। नेक्स्ट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा था, वो पीयूष ग्रंथि है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है, कैल्शियम की कमी से। और पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आयरन की। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप माई स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।